यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का एक नया टॉपिक। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो है वो कॉमर्स का और मैनेजमेंट का जो है वो जून 2022 के लिए न्यू बैच जो है वो स्टार्ट किया। तो उसकी फर्स्ट लेक्चर हम जो है वो लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो चर्चा की थी इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, प्लस में उसके एडवांटेजेस क्या क्या है और इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप क्या क्या है। तो वो डेप्थ के अंदर जाके हम लोगों ने जो है वो देख लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसको एक बार जाके देखिए। ओके, और आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन का। आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इंडिया का जो पास्ट हिस्ट्री है, अपनी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, उसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो लेक्चर थोड़ा सा लिटिल बिट लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं दो में भी बना सकता था, बट मेरा फिर बाद में मन ये किया कि यार एक में करवाऊंगा तो लिंकेज रहेगा पूरा का पूरा। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन का आज हम टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का स्कोप क्या है, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, प्लस में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के मूवर्स और उसके जो रिस्ट्रिक्टर वो कौन कौन से हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं, फिर उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। तो आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी बनेगी, बट आप जो है वो लिंक बना के रखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली समझते जाएं तो पूरा की पूरी क्लास बहुत ही आपको जो है वो मजा आने वाला है। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आप घर पे बैठ के फुल प्रूफ तैयारी जो है वो कर सकते हैं अपने एंटी नेट की। हम लोग जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं कॉमर्स का एज वेल एज मैनेजमेंट का, और पेपर 1 अगर किसी बच्चे ने लेना है सेपरेटली तो वो भी हम देते हैं। जो बच्चा हमसे कॉमर्स लेता है और मैनेजमेंट लेता है उसको हम लोग जो है वो पेपर 1 फ्री के अंदर देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। वैसे बता दूं, हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है वो देते हैं कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर, इसी तरीके से हर एक चीज प्रॉपर्ली। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये चीज है वो स्किप हो गई या ये चीज मेरी रह गई, ऐसा नहीं। हर चीज एकदम सीक्वेंस के अंदर जो है वो चलेगी। लेक्चर जो है वो आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ये सब आपको मिलेगा। प्लस में सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में। हमारी किताबें हैं प्रॉपर्ली, हमने बुक्स बना रखी है, हर यूनिट की सेपरेट बुक है। तो 10 किताबें पेपर 1 की और 10 किताबें पेपर नंबर 2 की। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट का नाम जो है वो है क्या? ग्लोबलाइजेशन। बोले तो वैश्वीकरण। सर ये ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा तो था, कभी हमने ना एलपीजी के बारे में पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वहां पे हम लोगों ने जो है वो ग्लोबलाइजेशन की चर्चा की थी और हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये समझा था सर कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जोड़ना, या अपने देश को बाकी शेष विश्व के साथ में जो है वो क्या करना, जोड़ना, उसको आपस में क्या करना, इंटीग्रेट करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। बट इसके ऊपर मैं आऊंगा, इससे पहले कुछ चर्चा मैं अलग से और करना चाहता हूं अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एक बार मैं ग्लोबलाइजेशन को इसको यहीं पे रखता हूं और अब हम एक बार थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखते हैं। आइए देखो जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में आपको 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म और एक होता है कौन सा, मिक्स। जो अपना सोशलिज्म है इसको हम लोग जो है वो प्लैंड भी बोलते हैं, या इसको हम प्लैंड इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का पूरा जो है वो क्या रहता है, रोल। अभी देखते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिएगा, पहली बात तो इकोनॉमिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कितने तरीके के आपको देखने को मिलेंगे? तो सर 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हमको देखने को मिलता है। एक होता है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म और एक कौन सा, मिक्स। सर एक बात बताइए, ये तीनों जो अलग अलग तरह के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब कोई कंट्री किसी इकोनॉमिक सिस्टम का अडॉप्ट कर सकती है, दूसरी कंट्री किसी दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम का अडॉप्ट कर सकती है। तो सर आप हमें ये बताइए कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम का जो बाइफर्केशन किया गया, सोशलिज्म कौन सा है, कैपिटलिज्म कौन सा है, मिक्स कौन सा है, तो ये किस आधार पर किया गया? बेसिकली इसका जो बेस है वो क्या था? तो ये जो बाइफर्केशन किया गया है इकोनॉमिक सिस्टम का, ये किया गया ऑन द बेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसके बेस पर किया गया? ऑन द बेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बेस पर जो है बाइफर्केशन किया गया है किसका, इकोनॉमिक सिस्टम का। ध्यान से समझिएगा, अगर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, अगर ये सब जो है इनको होल्ड करता है कौन, प्राइवेट पीपल,
मतलब गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई भी रोल नहीं है, और ये सारे के सारे जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है अगर इसको होल्ड करता है कौन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, तो वो इकोनॉमिक सिस्टम जो रहेगा वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म कौन सा है सर, कैपिटलिज्म होता है जिसके अंदर फैक्टर प्रोडक्शन ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट पीपल। ओके, तो सर ये सोशलिज्म कौन सा होता है, ये जो प्लान्ड इकोनॉमी आप जो बोल रहे हो ये कौन सी होती है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है उन सबको जो है वो होल्ड करती है कौन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बॉडी जो होती है वो उसको जो है वो क्या करती है, होल्ड करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में लिखा कि एफओपी बोलते फैक्टर प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बॉडी। तो सर मिक्स कौन सा है, इन दोनों का मिक्स। तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रहेंगे उनको होल्ड और उनको जो कंट्रोल है वो मालूम कौन करता है, कौन करता है सर बता दो, आप बताओ कौन करता है। सर अगर मिक्स बोल दिया तो नेचुरल बात है कुछ फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल में रहेंगे किसके, गवर्नमेंट के, और कुछ फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल में रहेंगे किसके, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के। तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय बोथ, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ, बोथ को मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी और गवर्नमेंट भी। तो जहां पे इन दोनों का रोल रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स। सर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर देखो गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का भी रोल है, जी बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे उद्योग है जिसके अंदर गवर्नमेंट डील करी है, लाइक एटॉमिक एनर्जी हो गया, लाइक रेलवे हो गया, तो गवर्नमेंट भी है वहां पे, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बस सर्विसेज का, तो उसके अंदर देखो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट की रोडवेज भी चलती है, और साथ में जो है वो अपने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है उनकी भी बस सर्विसेज जो है वो अवेल करवाते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे दोनों के पास जो है वो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, गवर्नमेंट के पास में भी और साथ में किसके, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास में भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहां तक ओके है क्या जी। तो अगर कभी भी कोई भी पूछे कि जी इकोनॉमिक सिस्टम बताइए पूरे वर्ल्ड में कितने, तो आप क्या बोलोगे, 3। अच्छा अगर कोई पूछे बताइए वो 3 इकोनॉमिक जो सिस्टम थे उनका बाइफर्केशन का क्राइटेरिया क्या, तो आप क्या बोलोगे, दिस ऑल आर बाइफर्केट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट बॉडी तो फिर उसको बोलेंगे सोशलिज्म। इफ द फैक्टर प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो उसको बोलेंगे क्या, कैपिटलिज्म। एंड इफ द फैक्टर प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, मिक्स। बात खत्म हो गया। अब एक खास बात, हम इंडिया की बात करते हैं। सर इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कौन सा है, देखिए वैसे तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को ही जो है वो अडॉप्ट करती जा रही हैं, ठीक है ना। अगर चाहे हम चाइना की बात करें जो पहले सोशलिज्म के ऊपर जो है वो था, क्यूबा की बात करें जो सोशलिज्म के ऊपर बेस था, अब वो सारे जो है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी जो है वो क्या दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि वो भी अपने नाम से जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। तो अब जनरली जो है वो मिक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम पहले बात करेंगे अपने इंडिया की। तो इंडिया ने जो है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया और ऑफिशियली 1948 के अंदर आजादी 1947 में मिली, उसके बाद में 1948 के अंदर, 2014 में नहीं मिलती आजादी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आजादी कब मिली, 1947 में। तो 1947 के अंदर जब अपना देश आजाद हुआ तो उसके बाद पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 1948 के अंदर जो है वो क्या की गई, इशू की गई। और फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब इशू की गई थी तो वहां पे हम लोगों ने जो है ये बोला कि हम मिक्स इकोनॉमिक पैटर्न को जो है वो क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया कब, 1948 के अंदर, जब हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है वो क्या किया था, इशू किया। बात खत्म हो गया। अब जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, आज आपको राज की बात बताऊंगा। ये जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है ये भी 2 तरीके का होता है। अरे सर हम लोगों ने 11th के अंदर पढ़ा था मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, और हम लोगों ने बीकॉम के अंदर भी पढ़ा था। जब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम तो मिक्स होता है, बस एक ही होता है। वो तो नहीं, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम भी 2 तरीके का होता है, ध्यान से समझना। एक होता है जी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा, मिक्स विद सोशलिज्म। कौन सा, मिक्स विद सोशलिज्म। और एक होता है मिक्स विद कैपिटलिज्म। अरे सर ये क्या बता रहे हो, मिक्स विद सोशलिज्म। देखो है तो कौन सा, मिक्स। मिक्स है इसका मतलब कौन कौन होंगे इसमें, सर दोनों बॉडी रहेंगी, गवर्नमेंट तो रहेगी और साथ में प्राइवेट वाले भी रहेंगे। हाँ जी, मिक्स विद सोशलिज्म के अंदर जो है रहेंगे दोनों, लेकिन यहां पे ज्यादा कंट्रोल किसके पास होगा मालूम, गवर्नमेंट के पास में। और एक है मिक्स विद कैपिटलिज्म, और इसमें भी रहेंगे दोनों, लेकिन यहां पे ज्यादा कंट्रोल जो है वो किसके पास में होगा मालूम, प्राइवेट लोगों के पास में। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, उससे आपका ये सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपने जो है वो लेनी थी एक एक्टिवा,
क्या लेनी है घर में? एक्टिवा। ओके, और आपने अपने पापा को बोला कि पापा पापा देखो मेरा JRF हो गया, अब मुझे जल्दी से एक्टिवा दिलवाओ। तो पापा बोले ठीक है बेटा एक्टिवा दिलवा देंगे। तो पापा बोले नहीं एक्टिवा नहीं लेंगे, जुपिटर लेंगे। क्या लेंगे? एक्टिवा नहीं लेंगे, जुपिटर लेंगे। आप बोले चलो कोई बात नहीं यार जुपिटर दिलवा दो, कोई बात नहीं जुपिटर दिलवा दो। फिर पापा बोले ठीक है, आप और पापा लेने चले गए। तो आपने कहा पापा पापा ब्लैक, पापा बोले ब्लैक नहीं बेटा हम व्हाइट लेंगे। पूछ रहे हैं आपसे बेटा कौन सी पसंद है, आप बोले पापा पापा ब्लैक, पापा बोले नहीं ब्लैक नहीं हम व्हाइट लेंगे। आप बोले व्हाइट नहीं पापा ब्लैक, पापा बोले लेनी है व्हाइट या चलें घर? आप बोले ठीक है ठीक है ठीक है व्हाइट ही दिलवा दो। अब एक बात बताइएगा, क्या यहां पे दोनों की बात हो रही है? क्या ओनली पापा लेके या पापा बच्चे को भी साथ में लेके गए? सर पापा बच्चे को भी साथ में लेके गए। क्या पापा उसे पूछ रहे हैं? हाँ जी पूछ रहे हैं। लेकिन चल 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 किसकी रही है यहाँ पे? गवर्नमेंट की चल रही है, मतलब पापा की चल रही है। इसका मतलब हो गया मिक्स विद सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा जिसके अंदर आपको दोनों बॉडी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पे मेजर जो कंट्रोल होगा वो किसके पास में रहेगा? गवर्नमेंट के पास में। अपने इंडिया में जब ये शुरुआत किया गया मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को, जब हमने अडॉप्ट किया तो हमने नेहरू जी उस टाइम पे जो है वो पीएम बने थे, फर्स्ट पीएम, और उन्होंने जो है मालूम क्या किया, उन्होंने शुरुआत करी इससे मिक्स विद सोशलिज्म। वो ये बोले कि हम लोग मिक्स का अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा कंट्रोल जो है वो किसके पास में रहेगा? गवर्नमेंट के पास में। क्योंकि भारत आजाद हुआ था, आजादी से पहले जो है कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास में था। तो बाद में जैसे ही अपने को जो है सत्ता हाथ में आई तो यहां पे नेहरू जी और ये सब जो कांग्रेस पार्टी थी तो उनको ऐसा लगा कि भाई सत्ता अब जानी नहीं चाहिए, तो कंट्रोल पहले अपने पास में रखो ताकि आगे कोई भी दिक्कतें अराइज ना हो। तो हमने एडॉप्ट तो किया कौन सा? मिक्स वाला, लेकिन हमने मिक्स के साथ क्या रखा? मिक्स विद सोशलिज्म। अब जब मिक्स विद सोशलिज्म होगा, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहेगा तो नेचुरल बात है गवर्नमेंट जो है वो मेजरली कंट्रोल अपने पास में रखना चाहेगी। तो बाहर के लोगों की एंट्री वो क्या कर देगी? बैन कर देगी। बाहर के लोगों को यहां पे नहीं आने देगी, यहां पे ट्रेड नहीं करने देगी। और अगर बाहर के लोगों का अगर इंडिया में ट्रेड नहीं होगा तो क्या इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा? नहीं सर। जब आपके पास कमाई के तौर पे फॉरेन करेंसी है नहीं, लेकिन आपने जो है वो इंपोर्ट करना है बहुत सारी कैपिटल गुड्स का, क्योंकि वो आप नहीं बना रहे थे। कैपिटल गुड्स से जब आप बाहर से मंगाते हो तो पेमेंट करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी में। आपके रिजर्व खाली होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और ऐसा ही चलता गया और 1991 तक आते आते इंडिया की हालत इतनी पतली हो गई कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट का पैसा बचा था। मतलब सिर्फ इतना अमाउंट हमारे पास में फॉरेन करेंसी का अवेलेबल था कि 2 हफ्ते का इंपोर्ट ही हम कर सकते थे। उसके बाद कंट्री दोबारा जो है वो गुलाम हो सकती थी। बहुत हालत खराब हो गई। तो पहली बात तो इंडिया ने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को 1948 में अडॉप्ट किया था और हमने मिक्स कौन सा लेके चले? मिक्स विद सोशलिज्म। और मिक्स विद सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहां पे कंट्रोल जो है वो ज्यादा किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास में रहेगा। उसके बाद अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा इसकी बताता हूं। मिक्स विद सोशलिज्म की वजह से फॉरेन ट्रेड बहुत जो है वो क्या हो गए? कम हो गया, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बहुत क्या हो गए? कम हो गए और हालात बहुत ही क्या हो गई? खराब हो गई। इसको देखते हुए उस टाइम के 1991 के दौरान जो हमारे पीएम थे नरसिम्हा राव, तो उन्होंने जो है वो क्या किया? मनमोहन सिंह जी को बुलाया और उन्होंने उनको इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो, तो उन्होंने उनको बुलाया और बुला के बोला कि भाई ढूंढो कोई इलाज ढूंढो, हम क्या करें। तो मनमोहन सिंह जी बोले आप मुझे 2 हफ्ते का टाइम दीजिए सर, मैं पूरी इकोनॉमी का दौरा लगाता हूं और मैं देखता हूं कि क्या दिक्कत है। तो मनमोहन सिंह जी ने जो है वो पूरी इकोनॉमी का दौरा लगाया और दौरा लगाने के बाद में जो है उन्होंने उपाय के तौर पर यह बोला कि हमको सुधार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोली सुधार करना पड़ेगा कैसे? वो बोले जी हमको मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जो पीएम थे वो बोले मनमोहन सिंह जी को, अरे यार मनमोहन सिंह तुम मजाक कर रहे हो, बताओ हमने तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को तो यूज किया हुआ है। तो मनमोहन सिंह जी ने वहां पे फर्स्ट टाइम ये वर्ड जो है वो यूज किया गया कि हमने जो है वो मिक्स विद सोशलिज्म का अडॉप्ट किया था 1948 के अंदर। अब हमको जो है 1991 के अंदर जो है वो रखेंगे तो मिक्स हो रहा है, लेकिन मिक्स विद कैपिटलिज्म लेके चलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को अपना जो कंट्रोल है वो कम करना पड़ेगा और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का रोल जो है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो हम लोगों ने अब अर्थव्यवस्था के अंदर जो है 1991 के अंदर सुधार करने शुरू किए। तो अब लिखा हुआ है क्या? ऑन जुलाई 23, 1991 इंडिया ने लॉन्च किया एक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का। क्या करने के लिए? इन रिस्पॉन्स टू द फिस्कल एंड बीओपी क्राइसिस, क्योंकि हमारा बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। ठीक है, मतलब हमारा जो बीओपी एडवर्स चला गया था। तो उन सब चीजों को सही करने के लिए जो है 1991 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया? इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो क्या किया? एडॉप्ट किया। अब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, रिफॉर्म मतलब सुधार, तो हम लोगों ने आर्थिक सुधार जो है वो शुरू किए। अभी तक जो है वो टोटल 4 बार इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऐसा करके हम बोलते हैं। ठीक है ना। अभी करंट में फेज 4 चल रहा है जिसके अंदर आईटी अनेबल्ड हो गया पूरी इकोनॉमी। ठीक है ना। खैर उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो एनवायरमेंट का टॉपिक है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 1991 में जो है वो फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो क्या किया? स्टार्ट किया।
और इसी फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर यहां पे मनमोहन सिंह जी ने यह बोला कि हम लोगों को एलपीजी पॉलिसी जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। सर एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस सिलेंडर? अबे गैस सिलेंडर नहीं वे, हमको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको जो है वो क्या करना है, एडॉप्ट करना है। अब यहां पे हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, हाँ जी, तो ये समझना थोड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर हमने ये बोला हाँ अब पूरी अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करेंगे, चेंज। तो यहां लिखा मैंने क्या, होल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब डिसाइड हुआ कि हम किसका अडॉप्ट करेंगे, मिक्स विद कैपिटलिज्म। पहले कौन सा था, बोलो जल्दी से सर। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले था मिक्स्ड विद कौन सा सर, मिक्स विद सोशलिज्म। लेकिन अब हमने क्या बोला, हम किसका अडॉप्ट करेंगे, मिक्स विद कैपिटलिज्म। तो अब इकोनॉमी को जो है वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे ताकि बाहर के लोग भी इंडिया के अंदर आए, क्योंकि हमारा जो बीओपी है वो नेगेटिव हो गया था। अब बीओपी को अगर पॉजिटिव करना है तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, और फॉरेन करेंसी कैसे मिलेगी, या तो बाहर से लोन ले लो, और या फिर बाहर वालों को बोलो कि तुम एक काम करो, इंडिया में आओ और इंडिया में आके व्यापार करो। अगर बाहर के लोग इंडिया में आके व्यापार करेंगे तो वो वहां से क्या लेके आएंगे, फॉरेन करेंसी, जिससे आपकी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा और आपका जो बीओपी एडवर्स है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो अब उस चीज को सही करने के लिए हमने क्या करना था, इकोनॉमी को ओपन करना था ताकि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो। उसको करने के लिए हम लोगों ने जो है वो क्या करना था, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अपनी अर्थव्यवस्था को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन करने के लिए मजबूरी में हमने जो है वो किया लिबरलाइजेशन, और मजबूरी में हमने जो है वो किया प्राइवेटाइजेशन। आप लोगों को मालूम है ये जो एलपीजी हम लेके आए ना, इसके पीछे का जो मेन एम था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका जो मेन एम था वो ये था, इंडिया को क्या करना, ग्लोबलाइजेशन करना। क्या करना, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन मजबूरी के अंदर ग्लोबलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले लिबरल करना पड़ेगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो अनवांटेड बैरियर्स इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोज कर रखे थे, उन सबको हटाना पड़ेगा। उसके लिए लिबरलाइजेशन करना, और फिर जो गवर्नमेंट ने सभी सेक्टर्स के अंदर जो है वो एंट्री मार ली थी, तो उनसे गवर्नमेंट को अपने आप को हटना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया, प्राइवेटाइजेशन किया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अपना जो रोल है वो क्या कर लिया, कम, और प्राइवेट वालों का रोल क्या हो गया, बढ़ गया। तो ग्लोबलाइजेशन करना था, उसके लिए लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है वो किया गया। तो अगर कभी कोई पूछे ना कि 1991 के अंदर एलपीजी पॉलिसी लाए, तो आप क्या बोलो, ओ भाई बात सुनो, एलपीजी लाए नहीं, मजबूरी में लेके आनी पड़ी। और एक्चुअल में क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ग्लोबलाइज करना था, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हम लोगों ने जो है वो अर्थव्यवस्था को पहले लिबरल किया और फिर हमने क्या किया, उसको प्राइवेटाइज। और ये दोनों करने पर हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई, बोलो क्या होगी सर, ये दोनों करने पर हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, ग्लोबलाइज होगी। तो पहली बात तो ये मीनिंग क्लियर हो गया कि एलपीजी जो हम लेके अल्टीमेट एम क्या, तो अल्टीमेट एम फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एलपीजी इज टू ग्लोबलाइज द इंडियन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी ने जो है वो क्या किया, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हम लोगों ने जो है वो किया प्राइवेटाइजेशन, और साथ में क्या किया, लिबरलाइजेशन। तो सर ये प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होते हैं, थोड़ी सी इसकी भी चर्चा कर देता हूं, आइए। ग्लोबलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नंबर 1 प्राइवेटाइजेशन किया, और दूसरा क्या किया, लिबरलाइजेशन किया। और ऐसा करने पर फिर अब क्या हुआ, ये करने पर क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा जी, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो अपने उद्यम जो है वो क्या करती है, बेच देती है। यहां पे सेल ऑफ पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का रोल होता है। तो गवर्नमेंट जब अपने उद्यम को, अपने उद्योगों को बेचना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो तो खत्म हो जाएगा और प्राइवेट वाले का रोल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइवेटाइजेशन। ओके, हाँ जी, ये तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है जी। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट ट्रेड के ऊपर बेफालतू के रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, बेफालतू के बैरियर्स लगाती है, तो उन सबको क्या करना, रिमूव करना। तो मैंने लिखा रिमूव करना, किसको, द अनवांटेड बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिबरलाइजेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरल होना, उदारीकरण करना। क्या करना, उदारीकरण, उदार कर देना। उदारीकरण का मतलब ये जो है वो क्या होता है कि जो बेवजह के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोज किए गए थे, जो बिना बात के रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोज किए गए थे ट्रेड के ऊपर, उन सबको क्या करना, हटा देना। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिबरलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, निजीकरण करना। इसका मतलब गवर्नमेंट अपने उद्योगों को जब बेचना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइवेटाइजेशन। और इन दोनों के पीछे का जो मेन एम था वो क्या था, ग्लोबलाइजेशन। तो सर अब ये तो बता दो, इतनी देर हो गई, ग्लोबलाइजेशन क्या है। आइए अब हम चर्चा करेंगे ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये है हमारा प्यारा भारत, याद है, ये हमारा इंडिया, हाँ जी। इंडियन इकोनॉमी को, ये हमारा प्यारा जो भारत है ना, इसको इंटीग्रेट करना, क्या करना,
इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, क्या करना, जोड़ना। आर्थिक रूप से इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बोले तो विश्व के साथ में, पूरे संसार के साथ में जोड़ना इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हाँ जी, और इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावा और पूरा देश भी, पूरे वर्ल्ड भी है, हाँ जी। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि एज पर यूएन टोटल मिला के 195 कंट्री है जी। 195 में से एक तो इंडिया हो गया, हाँ जी, बाकी कितने रह गए 194। अब ये जो 194 जो देश है, उन देशों के साथ में इंडिया को जोड़ना, इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में क्या करना, जोड़ना, ताकि फ्री फ्लो हो सके फैक्टर्स का, फ्री फ्लो हो सके कैपिटल का, फ्री फ्लो हो सके लोगों का। ऐसा करने के लिए जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के साथ में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने लिखा भी है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, इंटीग्रेशन करना, क्या करना, इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी विद किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में क्या करना, जोड़ना, इज नोन एज द, बोलो सर, इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जोड़ना इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। खैर नीचे डेफिनेशन भी लिखा, ऑफिशियल मीनिंग जो है ग्लोबलाइजेशन का फॉर द WTO इज मूवमेंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब बिना किसी रुकावट के जब क्या हो, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो, मतलब एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट हो सके, किसका, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर फोर्स का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो ऑफिशियल मीनिंग जो है ग्लोबलाइजेशन का वो क्या है, वो ये है कि जब आर्थिक रूप, जब इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्या हो, वहां पे मूवमेंट हो सके। और वो कैसा मूवमेंट है, वो मूवमेंट ऐसा है जो बिना किसी रुकावट के, बोले तो अनरिस्ट्रिक्टेड, जब अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो, किसमें, गुड्स में, सर्विस में, कैपिटल में, लेबर फोर्स में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो सर, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आई क्या जी। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या हो गया, अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेट करना, ताकि फ्री मूवमेंट हो सके, किस में फ्री मूवमेंट हो सके, गुड्स में फ्री मूवमेंट हो सके, सर्विसेज में फ्री मूवमेंट हो सके, कैपिटल में, एंड फ्री मूवमेंट हो सके लेबर फोर्स में। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। आई समझ में जी सर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपल मीनिंग में अगर कोई पूछे कि बताइए वैश्वीकरण क्या या ग्लोबलाइजेशन क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेट करना, ताकि बोलो ताकि ये कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो सके, किसका, गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, लेबर फोर्स का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। आई बात समझ में, बोलो जी। तो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का जो मेन एम था, उसको इंट्रोड्यूस करने का जो मेन एम था, उसकी कहानी आई होप आपको क्लियर होगी। अब कल को अगर आपको इलेबोरेट करना पड़ जाए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो आप प्रॉपर्ली बता सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम द बज़वर्ड दैट हैज चेंज्ड द ह्यूमन लाइफ अराउंड द वर्ल्ड इन द वैरायटी ऑफ वे। द ग्रोइंग इंटीग्रेशन, जब लगातार इंटीग्रेशन होते जा रहा है, बोलते जुड़ाव होता जा रहा है, किसका, सोसाइटीज का, नेशनल इकोनॉमीज का, हैज अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। ग्लोबलाइजेशन रेफर द फ्री, हाईलाइट करें, ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या, इट इज अ फ्री क्रॉस बॉर्डर मतलब बियॉन्ड द बॉर्डर मूवमेंट of goods, service, capital, information and people. It is the process of creating network. ये एक प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, किसका, ऑफ कनेक्शंस का, among the actor at the multi-continental distance, mediated through a variety of flow including people, information, idea, capital and goods. इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या हो गया, जब फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है, किस का, जब फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है, गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का, पीपल का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब आगे, द ब्रेक थ्रू का मतलब होता है ओपनिंग होना, कुछ नई चीजें आना। जो ब्रेक थ्रू हुआ, जो नई चीजें आई इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, यातायात के साधन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इन द लास्ट फ्यू डिकेड हैव आल्सो मेड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल मच चीपर, फास्टर एंड मोर फ्रीक्वेंट। ग्लोबलाइजेशन इज द क्लोजर इंटीग्रेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, वो क्लोजर इंटीग्रेशन है कंट्रीज का एंड पीपल का इन द
वर्ल्ड। जब हम जो है वो इंटीग्रेट होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, आपस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। ब्रॉट अबाउट बाय द एनॉर्मस रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अब लगातार क्या हो रहा है, रिडक्शन होते जा रहा है इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ द आर्टिफिशियल बैरियर टू द फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल, नॉलेज एंड पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। आप खुद देखिएगा, पहले क्या था, अगर हमको जो है वो अब्रॉड फोन करना पड़ता था, जैसे मेरे कजन है वो न्यूजीलैंड में, तो पहले उनको फोन कॉल के लिए लगभग 25-26 रुपए जो है वो एक कॉल का लगता था। और अब व्हाट्सएप है, अरे फ्री चल रहा है बिल्कुल ही, अब कोई चक्कर नहीं है, दोनों तरफ इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और बल्कि हम तो वीडियो कॉल करते हैं और एकदम मजे से सब हो रहा है। तो इन सबकी वजह से, और दूसरा जो पहले ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट था बहुत ज्यादा था, अब वो जो है बहुत क्या हो गया, कम हो गया। उसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, मतलब जब ऐसा होगा, जब ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, जब वो जितने ज्यादा होंगे उनके अंदर जो डेवलपमेंट होगी, नई नई टेक्निक आएंगी, तो इससे जो है आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो लोग इजीली जा सकते हैं। और इसी को ही तो बोलते हैं, जब लोग फ्रीली एक देश से दूसरे देश जाते हैं, जब गुड्स फ्रीली एक देश से दूसरे देश जाते हैं, जब कैपिटल फ्रीली एक देश से दूसरे देश जाती है, इन्हीं को तो बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ, जो इंडिया और बाकी शेष विश्व जो आपस में जुड़े, दैट इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन। आगे, और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ विद द अराइवल ऑफ द इंटरनेट। जब से क्या आया, इंटरनेट आया, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, आइडिया इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, डिक्लाइन, कम हो गई। ग्लोबल विलेज एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, जिसके मतलब एंटायर वर्ल्ड को, पूरे देश को एक ग्लोबल विलेज के तौर पर देखना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो बोलता है ग्लोबल विलेज एक टर्म है जिसको यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए द कोलैप्स ऑफ स्पेस एंड टाइम बैरियर इन ह्यूमन कम्युनिकेशन, स्पेशली बाय यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, अनेबल द पीपल टू इंटरेक्ट ऑन द ग्लोबल स्केल। ग्लोबलाइजेशन टेंड टू इरोड द नेशनल बाउंड्री। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो अब क्या होंगी, जो आपकी नेशनल बाउंड्रीज है वो खत्म हो जाएंगी, एंड इंटीग्रेट होगा नेशनल इकोनॉमीज का, कल्चर का, टेक्नोलॉजी का एंड गवर्नेंस का। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बॉर्डर है वो क्या हो जाएंगे, खत्म। बॉर्डर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाएंगे या इंडिया श्रीलंका एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बॉर्डर खत्म होने का मतलब यह है कि बॉर्डर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं गुड्स के ऊपर, उनके मूवमेंट के ऊपर, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन लीगल वे के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई भी आतंकवादी आराम से एक छलांग लगा के उधर पहुंच गया, एक छलांग लगा के इधर आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक टर्म के अंदर अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पे आ पाए, अपने कंट्री को दूसरे के साथ में जोड़ दिया। जो बॉर्डर्स थे, जो सीमाएं थी, जहां पे रुकावट, जिसकी वजह से रुकावटें पैदा होती, उनको क्या कर दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, इरोड होगा, बोलते खत्म हो गई नेशनल बाउंड्री, एंड इंटीग्रेट होगा नेशनल इकोनॉमीज, कल्चर, मतलब जुड़ जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी नेशनल इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाएं, कल्चर भी, आगे टेक्नोलॉजी भी एंड गवर्नेंस भी, इट लीडिंग टू कॉम्प्लेक्स रिलेशन ऑफ द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। और एक दूसरे के ऊपर हम क्या हो जाएंगे, इंटरडिपेंडेंस हमारी बढ़ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और, ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटेंसिफिकेशन, जितने गहनता से क्या होता है, क्रॉस नेशनल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है, दैट लेड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर एंड द इंटीग्रेशन होना ऑफ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोसेस का ऑन ए ग्लोबल स्केल इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। फर्दर, ग्लोबलाइजेशन इज वाइडली अंडरस्टूड टू इंप्लाई इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। जनरली ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम एक ही बात लेके आते हैं कि इकोनॉमिक, लेकिन एक्चुअल के अंदर जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे 4 फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक फैक्टर है। आइए, हम ये नहीं देखते कि अर्थव्यवस्था है, आर्थिक रूप से हम आपस में इंटीग्रेट हुए या नहीं हुए, आर्थिक के अलावा और भी है, सोशली भी हम लोग जो है वो चेक करते हैं। अभी वो आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हम ग्लोबलाइज हुए या नहीं हुए। तो जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात आएगी तो वहां पे ओनली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं होगी, इकोनॉमिक एक फैक्टर रहेगा, उसके अलावा और भी कुछ बातें जो है अपने को देखनी पड़ेंगी। आइए मैं दिखाता हूं एक बार आपको, ये देखो, पहले तो डेफिनेशन देख लो एक बार। ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन होना और कन्वर्ज होना इकोनॉमिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, कल्चरल तौर पे एंड पॉलिटिकल तौर पे, एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट होना, इन चारों तौर पे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो 4 बातें अपने को जो है वो यहां पे क्या करनी है, कंसीडर करनी है। एक तो क्या, जब इंटीग्रेशन होता है किसमें, इकोनॉमिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, कल्चरल तौर पे और पॉलिटिकल तौर पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब एक एक करके हम जो है वो पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक रूप से क्या होना, जुड़ जाना। तो जो भी गुड्स हैं,
जब गुड्स फ्रीली इधर उधर आ रही हैं, जब सर्विसेज फ्रीली इधर उधर आ रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। द टर्म ग्लोबलाइजेशन इज वाइडली यूज इन द बिजनेस सर्कल, जनरली इसको वाइडली यूज किया जाए किसके लिए, बिजनेस के लिए, एंड इकोनॉमिक्स टू डिस्क्राइब द इंक्रीजिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस, द फाइनेंशियल सिस्टम, कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड कंपटीशन। तो जब इनके बारे में बात करते हैं, जब ये सब जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो जनरली लोग ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा 3 फैक्टर और भी हैं जिनके बेस पर हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल के अंदर हम लोग ग्लोबलाइज हुए या नहीं हुए। तो अगर आपको यह चेक करना है कि आपकी कंट्री ग्लोबलाइज है या नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चेक करोगे। सबसे पहले तो देखेंगे सर आर्थिक रूप से हम ग्लोबलाइज हुए या नहीं हुए, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को हम लोग जो है वो चेक करते हैं। और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को चेक करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि क्या फ्रीली जो है गुड्स और सर्विस और फाइनेंशियल सिस्टम जो है उनका फ्री फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी अगर बात करूंगा फाइनेंशियल तौर पे हम भी ग्लोबलाइजेशन को अगर चेक करना, तो हम ये भी देखते हैं कि क्या फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। मतलब ये है कि मॉनिटरी तौर पे ग्लोबलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, क्या फ्रीली कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकती है या नहीं जा सकती है। उसके लिए हम लोग चेक करते हैं किसको, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हैं। द लिबरलाइजेशन ऑफ द कैपिटल मूवमेंट एंड द डीरेगुलेशन स्पेशली ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, इट लेड टू स्पर्ट इन क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट has triggered a rapid growth in the investment portfolio and a large movement of the short-term capital borrower and investor interacting through an increasingly unified market. The growing integration जो हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट का has greatly influenced the conduct of the business and even the performance of the industrial sector. This has significantly enhanced the vulnerability of the stock that were hitherto considered impervious. तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल के अंदर बस आप ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या फ्रीली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं या नहीं। अगर जा सकते हैं तो हम बोलेंगे हम फाइनेंशियली भी ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं। इसके बाद है जी तीसरा, कल्चर। हम ये देखते हैं कि क्या कल्चर का भी कन्वर्जेंस हुआ, क्या कल्चर का भी आदान प्रदान हुआ। अगर हम इंडिया के पार्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा हुआ। पहले यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यहाँ पे डे हैं हम नहीं मनाते, हम तो भाई हमारे यहाँ पे त्योहार के नाम पे जो है वो होली दिवाली ये मेनली जो है वो चलते थे, ठीक है ना। अब त्योहार के दौर पे अगर हम देखें क्रिसमस को भी लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने क्रिश्चियंस इंडिया के अंदर नहीं है जितना क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए क्रिसमस पे कितनी भीड़ होती है, आपके आसपास जो भी चर्च होगा वहाँ पे आप जाके देखिए, तो क्या वो सारे के सारे क्या क्रिश्चियंस हैं? वो नहीं, वो क्रिश्चियंस नहीं है। लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने उनके कल्चर को भी थोड़ा बहुत जो है वो क्या किया, अडॉप्ट किया। तो अब अगर आप देखते हैं कि अपने यहाँ पे जो है वो ट्रेडिशनल, अगर हम परिधान की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अगर ड्रेसेस की बात करते हैं, तो मान लो कि जेंट्स जो वो कुर्ता पजामा जो है वो डालते थे, लेकिन अब लोग जो है वो जीन्स, आप देखिए आप जीन्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कल्चर का भी जो है वो क्या हो गया, आदान प्रदान। तो हम अगर बात करते हैं, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि क्या कल्चरल तौर पे हम लोग जो है वो दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, द कन्वर्जेंस ऑफ द कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड में बी टर्म्ड एज द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। इंडिया रिच कल्चर हेरिटेज हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबलाइजेशन व्हिच इज एविडेंट इवन टुडे बाय इट्स प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द पीपल एंड देयर लाइफ। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल पॉप कल्चर। और एक है कौन सा, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल तौर पे भी चेक करते हैं हम लोग कि हम ग्लोबलाइज हुए या नहीं हुए। तो ये क्या है, द कन्वर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड इज रेफर्ड टू एज द पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम हमारा जो है औरों के साथ में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के अंदर जब लॉन्च किए गए, तो आपको मालूम है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है प्लानिंग का सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। पहले अपने इंडिया में प्लानिंग के नाम पे, सेंट्रल प्लानिंग के नाम पे 5 ईयर प्लान चलते थे, आपको याद हो। जब 13th आपका जो 5 ईयर प्लान था, जो 2012 में आया, 2017 के अंदर जो है ये खत्म होना था, तो इसके बाद 14th 5 ईयर प्लान आना था। बट क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन ने अडॉप्ट किए 15 साल के लिए, तो हमारे मोदी जी गए थे वहां पे, और मोदी जी वहां पे गए और वहां पे देख के कि अगर प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग शॉर्ट टर्म होरिजन नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म होरिजन है। तो मोदी जी बोले भाई बंद करो, ये 5-5 साल के अंदर जो हम लोग जो है प्लानिंग करते हैं 5 साल के लिए, ये फायदेमंद नहीं है। आप लंबी प्लानिंग करो, 15 साल के लिए प्लानिंग करो। तो हमने अपने प्लानिंग के सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया, किसको देखते हुए, पूरे वर्ल्ड को देखते हुए। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, 5 ईयर प्लान हिस्ट्री बन गया 2017 के बाद में। 2017 के अंदर जैसे ही अपना ये 13th 5 ईयर प्लान का टेन्योर जो खत्म हुआ, तो इंडिया के अंदर अब सीधा 15 साल की लिए प्लानिंग हो गया है। 15 ईयर्स का जो है वो प्लानिंग प्रोसेस जो अपने इंडिया के अंदर अडॉप्ट कर लिया। कभी बाद में इसकी चर्चा भी करूंगा मैं कि इंडिया में प्लानिंग कैसे कैसे, बट
बट अभी के लिए आप ये बात ध्यान रखिए कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमने जो है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को या प्रोसेस को जो है वो वर्ल्ड को देखते हुए कन्वर्ज किया या नहीं किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। तो इन सबको देखते हुए पहली बात तो ये कि सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब वो तो हमारा क्लियर हो गया कि अपनी अर्थव्यवस्था को बाकी शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में क्या करना, इंटीग्रेट करना, मतलब इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जोड़ना, इस होने से ग्लोबलाइजेशन। बस बट जोड़ेंगे किस किस एस्पेक्ट में, तो पहले तो इकोनॉमिक हो गया, दूसरा फाइनेंशियल हो गया, तीसरा जो है वो आपका कल्चर हो गया और चौथा क्या हो गया, पॉलिटिकल। तो इन चारों एस्पेक्ट के अंदर ये देखना कि क्या हम दूसरों के साथ में जुड़े हैं या नहीं जुड़े, क्या हमने उनकी चीजों को अडॉप्ट किया है या नहीं किया, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबलाइजेशन। बोलो बोलो, क्लियर है क्या? हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो बढ़ावा देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, उनको बोलते हैं हम लोग ड्राइवर्स। क्या बोलते हैं, ड्राइवर। देखो यहां पे ना मैंने एक चार्ट डाला हुआ है, इसके अंदर दोनों हैं ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स। ये तो मूवर्स हैं, मूवर का मतलब जो हमको क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं कि ग्लोबलाइज होना चाहिए। और ये नीचे वाले जो है ना, ये है हमारे क्या, रिस्ट्रेनिंग फैक्टर, जो क्या करते हैं, रोकते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो अपने सिलेबस के अंदर ओनली ड्राइवर्स हैं, ठीक है, बट मैं दोनों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग ड्राइवर की चर्चा करते हैं। पहला मतलब मूवर कौन होता है, जो ग्लोबलाइजेशन को क्या करता है, प्रोमोट करता है कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, आपको दूसरों के साथ में जुड़ना चाहिए। सबसे पहला है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, क्योंकि जैसे जैसे आपने अपने बैरियर्स को क्या किया, कम किया। हमने जब लिबरलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या किया था, शुरू किया था, अनवांटेड बैरियर्स को हटाना शुरू किया। तो उसकी वजह से क्या, जब बैरियर हटेंगे तो बाहर के लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, और जब बाहर के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं तो नेचुरल बात है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है सर। तो अगर आपने क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इकोनॉमी को क्या कर दो, लिबरल कर दो। अगर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होगा तो उसकी वजह से जो है बाहर के लोग आपके साथ में आगे क्या होंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन सबसे पहला जो है वो क्या है, ड्राइवर है, जो ग्लोबलाइजेशन को क्या करता है, प्रोमोट करता है। इसके बाद सेकंड की बात करता हूं तो वो है जी आपका टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। टेक्निक के अंदर जो है वो क्या हुआ, नई नई ओपनिंग्स हुई, या नए नए डिवाइसेस या नए नए मोड जो है वो स्टार्ट किए गए। तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के अंदर हमने जो है वो क्या किया, शुरुआत किया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक बहुत अच्छी हुई, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक बहुत अच्छी हुई, आईसीटी टेक्निक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छी हुई। इनकी वजह से जो है वो क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में क्या हुई है, ग्लोबलाइज। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। आजकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस इतना जबरदस्त हो गया कि हम मास लेवल पे बड़े बल्क के अंदर जो है वो गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, अपने को इकोनॉमीज रिसीव होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। जितनी लागत कम आएगी तो बाहर भेजेंगे तो बाहर से हम अच्छा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। तो एक तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, जब जैसे जैसे नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, एडवेंट होते जा रहे हैं, एडवेंट का मतलब लॉन्च होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से अब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया है। तो जिसकी वजह से जो है वो कंट्रीज क्या हो रही हैं, ग्लोबलाइज। और एक है आईसीटी, जो अपना कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, बहुत ज्यादा फैल गई है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे ऑर्डर देना या एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या वहां से इंफॉर्मेशन लेना वो बहुत ही क्या हो गया, ईजी हो गया है और रियल टाइम पे हो रहा है। तो जिसकी वजह से कंट्रीज एक दूसरे के साथ में क्या हो गई, ग्लोबलाइज हुई है। तो एक ये भी अपना जो है वो फैक्टर है, वो क्या, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, जिसकी वजह से जो है वो कंट्रीज आप क्या हो रही हैं, ग्लोबलाइज हो रही है। तो ये सेकंड ड्राइवर हो गया टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। इसके बाद है आपका मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, लाइक गेट, WTO हो गया। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका बेसिक एम मालूम क्या है, वो इसका बेसिक एम ये है कि कंट्रीज जब आपस में ट्रेड को करते हुए जो बैरियर्स लगाते हैं उनको क्या करना, हटवाना। तो ये मल्टीलेटरल फोरम है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जाकर के हम लोग ट्रेड से रिलेटेड मुद्दे जो है वहां पे उसकी क्या होती है, सुनवाई होती है। तो मुद्दों का जो सुलझाना होगा तो नेचुरल बात है व्यापार क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर व्यापार बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंट्रीज आपस में क्या हो रही है, ग्लोबलाइज हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किए गए हैं जो बैरियर्स को हटाने का काम करते हैं। और अगर बैरियर हट जाएंगे, अगर जो रुकावटें वो हट जाएंगी तो नेचुरल बात है कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगी, ग्लोबलाइज हो जाएंगी। ठीक है जी, तो लिखा भी हुआ है यहां पे कि गेट या WTO कंट्रीब्यूट करते टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द ओपनिंग अप द मार्केट, और ये मार्केट को ओपन अप करते हैं बाय कंसिस्टेंटली, लगातार टैरिफ को, टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं मार्केट एक्सेस। अगर आप जो है विदेशों में जाके सामान बेचना चाहें तो आप इजीली अपने सामान को विदेशों के अंदर भी सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रावधान बना के दिया वो किसने, WTO ने बना के दिया। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए जो ग्लोबलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन।
आपने पढ़ा होगा एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर कुछ कंट्री मिलकर के कार्टेल बना लेती है। जैसे आपने पढ़ा होगा सार्क, अब सार्क जो है वो इंडिया भी उसका मेंबर है। आपने ब्रिक्स पढ़ा होगा, इंडिया भी उसका मेंबर है। आपने नाफ्टा पढ़ा होगा, जो अब यूएसएमसीओ हो गया है। आपने जो है वो ईयू पढ़ा होगा, यूरोपियन यूनियन। तो ये सब जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन है। जब ये कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट होती हैं, हमने एक ग्रुप बना लिया, जैसे मान लीजिए हमने जो है वो सार्क का ग्रुप बना लिया, जिसके अंदर जो है 8 मेंबर कंट्री है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। अब ये एग्जांपल के तौर पर मान लो ये 8 कंट्री हो गई, ठीक है। अब ये कंट्री जब आपस में ग्रुप बनाएंगे, कार्टेल बनाएंगे, तो ये अपने ऊपर लगने वाले जो बैरियर है ना, जो ये बैरियर्स लगाते हैं, इन सबको क्या करेंगे, हटाएंगे। और अगर बैरियर हटेंगे तो बताइए क्या होगा सर, अगर बैरियर हट जाएंगे तो अब सामान इजीली आ सकेगा। इसी को तो बोलते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन जी। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो लगातार होते जा रहा है, तो उसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। तो ये भी एक जो है वो हमारा क्या है, ड्राइवर है। इसके बाद अगर बात करते हैं वो है क्या, मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केट सिस्टम। पहले जो सिस्टम था वो कौन सा था मालूम, पहले लोग जो है वो सोशलिज्म का अडॉप्ट करते थे, लेकिन अब जो है लोग सोशलिज्म की जगह उसको हटा रहे हैं और कहां पे जा रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल या गवर्नमेंट का जो रोल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, चाइना, यूएसएसआर हो गया, रशिया हो गया, तो ये सब जो है वो पहले सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने सिस्टम को जो है वो क्या किया, चेंज किया, और ये किसके ऊपर आ गई, कैपिटलिज्म पे। जब कैपिटलिज्म पे आएगी तो नेचुरल प्राइवेट लोगों के पास में अगर काम आएगा, तो प्राइवेट लोग जो है वो जो बाहर के लोगों के साथ भी क्या करेंगे, धंधा करेंगे, जिससे क्या होगा, कंट्रीज आपस में ग्लोबलाइज होंगी। तो एक ये भी जो है वो हमारे पास में ड्राइवर है, जो बोलता है मूव टुवर्ड द फ्री मार्केट सिस्टम, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, कंट्रीज आपस में ग्लोबलाइज हो रही हैं। इसके बाद राइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। कंट्रीज जो है आजकल बहुत सारी कंपनी अलग अलग कंट्रीज की, वो अपने कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सारा रिसर्च कर रही हैं, बहुत डेवलपमेंट कर रही है, और उस रिसर्च के ऊपर बहुत सारी कॉस्ट आती है। अब वो कॉस्ट को कवर कैसे करें, जो हम सामान बनाते हैं रिसर्च करके, उसको हम विदेशों में बेचते हैं, और ये अपने देश से दूसरे देशों में सामान बेचना, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को कवर अप करने के लिए, उसके लिए हम जब दूसरों के साथ में जुड़ते हैं, ये भी तो एक इंटीग्रेशन ही है। हाँ जी, और ये भी एक जो है वो क्या है, एक जरिया बनता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कंट्रीज आपस में क्या हो रही है, इंटीग्रेट। तो राइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इसकी वजह से भी कंट्री आपस में जो है वो क्या हो रही है, इंटीग्रेट। आगे ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। आजकल जो है आपने देखा होगा बहुत सारी एमएनसीज बन गई है, जो पहले ओनली एक ही कंट्री में काम करती थी, और वो मल्टीनेशनल के अंदर जाके काम कर रही है। तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, जब ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हैं हम अपने बिजनेस को, तो हम जो है वो औरों के साथ में क्या हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। एक ये भी जो है वो क्या है, रीजन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। फिर एडवेंट इन द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि आजकल अगर गुड्स आपने इंटरनेशनली अगर आपने बाहर भेजनी है या बाहर से मंगानी है, तो बहुत ही इजी हो गया, ठीक है, और बहुत ही चीपर भी हो गया। तो जिसकी वजह से इजीली हम बाहर से सामान कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो ये लगातार एडवेंट हुआ, जो नई नई टेक्निक्स आई हैं लॉजिस्टिक के अंदर जो है, उसकी वजह से कंट्री आपस में क्या हो रही है, ग्लोबलाइज। फिर इमरजेंस ऑफ द ग्लोबल कस्टमर सेगमेंट। जो कस्टमर सेगमेंट है वो क्या हो रही है, वो ग्लोबल हो गई है। पहले आप जो है अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए पहले जो सामान इंडिया में बनता है उसको इंडिया वाले यूज करते थे, लेकिन आजकल अगर हम बात करें, इंडिया के बहुत सारा सामान जो है वो विदेशों में बन के जा रहा है। तो हमारा जो कस्टमर सेगमेंट है वो सिर्फ एक देश में लिमिटेड नहीं रहा, वो फैल गया, जिसकी वजह से जो है वो अब हमारा सामान बाहर जा रहा है, तो हम उनके साथ में क्या हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो जब से ग्लोबल कस्टमर सेगमेंट जो है वो फैला है, तो उसकी वजह से कंट्रीज आपस में जो है वो क्या हो गई है, ग्लोबलाइज हो गई है। तो ये सब रीजन है जिनकी वजह से कंट्रीज आपस में क्या हो रही है, ग्लोबलाइज हो रही है। तो इनको बोलते हैं हम लोग मूवर्स, या इनको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्राइवर्स। तो बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज एनकरेज करता है फर्म को कि वो टैप करे ग्लोबल मार्केट को विद इंक्रीज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। दिस हैज आल्सो गिवन राइज टू द रैपिड इंक्रीज इन द ग्लोबल ब्रांड। और अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन पे चल जाएंगे तो आप जो है वो क्या बन जाएंगे, ग्लोबल ब्रांड बन जाएंगे। ओके, तो ये सब क्या थे सर, इनको बोलते हैं ड्राइवर, जो प्रमोट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो ग्लोबलाइजेशन को रोकने का काम करते हैं। आइए अब उनकी चर्चा करते हैं। ये देखो जी, सबसे पहला रेगुलेटरी कंट्रोल। जितना कंट्रोल ज्यादा होगा उतना ग्लोबलाइजेशन कम हो जाएगा। इमर्जिंग न्यू ट्रेड बैरियर, जितने बैरियर्स आप ज्यादा इंपोज करोगे, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो चाहे आपके नॉन टैरिफ बैरियर हो, तो बैरियर्स लगाने की वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन कम हो जाएगा। कल्चर फैक्टर, कई बार कल्चर भी जो है अपने को क्या करता है, मनाही करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बीफ, जैसे इंडिया के अंदर जो है गाय का मांस खाना जो है वो लोग सही नहीं समझते हैं, तो उसकी वजह से बाहर, जैसे मैकडी की बात करूं तो वो बाहर जो है यूएस के अंदर वो बीफ को यूज कर रहे हैं, जब वो बर्गर बनाते हैं, मान लीजिए नॉनवेज वाला जो बर्गर है उसमें बीफ को वो यूज करते हैं, बट इंडिया के अंदर उसको हम सही नहीं मानते। तो कल्चर की वजह से भी कई बार हम जो है औरों के साथ में ग्लोबलाइज नहीं हो पाते हैं। नेशनलिज्म, कई बार हम लोग जो है वो इतने प्रोटेक्शनिस्ट हो जाते हैं, हम ये मानते हैं कि नहीं, हम तो जो है वो देश को ही लेके चलेंगे और देश का सामान हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे टाटा ने जो है वो
एक लोगो जो है वो बनाया है, वो है लोकल वोकल। लोकल वोकल का मतलब जो है वो क्या हो गया कि आप देश का जो सामान है उसको जो है वो क्या करें, यूज करें, देश की गाड़ी जो है वो चलाएं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो इसको क्या किया, इलेबोरेट किया। तो कई बार हम नेशनलिज्म को जब प्रमोट करते हैं तो हम लोग जो है वो बाहर की वस्तुओं का जो है वो क्या करते हैं, बाहर की जो गुड्स, बाहर से जो गुड्स इंडिया के अंदर आ रही है तो उनका विरोध करते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, जब बाहर वाले इंडिया में आएंगे नहीं तो ग्लोबलाइजेशन कम हो जाएगा। फिर वॉर एंड द सिविल डिस्टर्बेंस, कई बार ऐसा भी होता है। अब जैसे पाकिस्तान के साथ में जो है अपना क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उसकी वजह से, ये डिस्टर्बेंस की वजह से जो है हमारा ट्रेड उनसे नहीं हो पा रहा, तो हम उनके साथ ग्लोबलाइज नहीं है। फिर मैनेजमेंट मायोपिया, कई बार मैनेजमेंट भी ये सोचती है, वो दूर का देख नहीं पाती है। मायोपिया का मतलब जो है वो होता है शॉर्ट साइटेडनेस। तो हम लोग जो है वो सिर्फ अपने अपने ऊपर जो है वो बस अपना ध्यान रखते हैं, मतलब विदेश जो फॉरेन मार्केट है उसके ऊपर जो है हम फोकस ही नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी हम लोग जो है वो औरों के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाते। तो ये टोटल मिला के ये जो 6 रीजन है, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्ट्रेनिंग फैक्टर, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन को जो है वो रोकने का काम करते हैं। तो मूवर भी पढ़ लिए, रिस्ट्रेनिंग फैक्टर भी पढ़ लिए। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो हमारा हो गया। 4 तरीके से हम चेक करते हैं, इकोनॉमिक भी देखते हैं, फाइनेंशियल भी देखते हैं, कल्चरल भी देखते हैं और सोशली भी देखते हैं। तो ये हमने ग्लोबलाइजेशन तो पढ़ लिया। अब बात आती है, अगर आपको ये चेक करना हो कि आप लोगों के साथ ग्लोबलाइज हुए या नहीं हुए, मतलब आपकी कंट्री कितनी ग्लोबलाइज है, तो उसको जांचने के लिए, उसको नापने के लिए कि आप ग्लोबलाइज हो या नहीं हो, उसके लिए 3 तरह के इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड में काम करते हैं। पहला तो है ट्रेड ओपननेस। तो पहली बात तो ये कि मेजरिंग द ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, तो वो आपको मैंने बता दिया। अगर आपको ये नापना हो कि आप ग्लोबलाइज हो या नहीं हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप चेक करते हो ट्रेड ओपननेस। ट्रेड ओपननेस के अंदर आप ये देखते हो कि क्या फॉरेन ट्रेड का आपके जीडीपी में क्या रोल है। जितना फॉरेन ट्रेड का, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके जीडीपी में ज्यादा हुआ, तो हम बोलेंगे उतने हम ग्लोबलाइज ज्यादा है, मतलब जितना ट्रेड ओपननेस ज्यादा उतने हम ग्लोबलाइज ज्यादा। तो बोलते हैं ट्रेड ओपननेस ऑफ द कंट्री कैन बी मेजर। उसको कैसे मेजर करते हैं, इट इज अ परसेंटेज शेयर ऑफ द टोटल ट्रेड इन द टोटल जीडीपी। जो टोटल ट्रेड है हम उसको देखते हैं कि टोटल जीडीपी के अंदर वो कितना है। और टोटल ट्रेड का मतलब कैसे होता है, जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दें, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट को जोड़ दें तो वो बन जाएगा टोटल ट्रेड। और फिर ये देखना कि वो टोटल जो ट्रेड है वो टोटल जीडीपी के अंदर उसका कितना रोल है। जितना ये ज्यादा रहेगा उतना हम बोलेंगे कि हम लोग जो औरों के साथ में क्या है, ग्लोबलाइज्ड है। तो पहला तो हो गया ट्रेड ओपननेस। दूसरा जो है वो है KOF इंडेक्स। एक स्विस कंपनी है, वो एक KOF इंडेक्स बोलते हैं हम उसको, KOFIG, इसका मतलब KOF इंडेक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको वो इशू करती है। उसके अंदर वो कंट्रीज की जो है वो रैंकिंग करती है। तो अभी जो लेटेस्ट 2021 के अंदर जो रैंकिंग हुआ, उसके अंदर इंडिया का जो रैंक है वो है 96। इंडिया 96 नंबर पे आ गया है। कभी इंडिया जो है वो इससे पहले जो है अगर बात करें 91 नंबर पे था। उससे पहले 2017 के डेटा के अंदर इंडिया जो है वो 78 नंबर पे था, और आज देखो 96 नंबर पे हम पिछड़ते जा रहे हैं लगातार। पहले नंबर पे अगर बात करें तो कौन है, नीदरलैंड, और उसको जो स्कोर मिला वो मिला है 90.91 का। और इंडिया का जो आज का जो स्कोर है, इंडिया कौन से नंबर पे, 96 पे, और इंडिया का जो स्कोर है वो है 62.48। तो KOF इंडेक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है ये क्या बोलता है, ये 3 लेवल पे चेक करता है कि आपकी इकोनॉमी ग्लोबलाइज है या नहीं है। वो तीन जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। एक तो है इकोनॉमिक, हम आर्थिक रूप से चेक करते हैं कि हम ग्लोबलाइज है या नहीं। दूसरा सोशल, हम जो है वो सोशली भी चेक करते हैं कि हम ग्लोबलाइज हुए या नहीं हुए। और तीसरा जो है वो क्या है, पॉलिटिकल, हम पॉलिटिकली भी चेक करते हैं कि हम ग्लोबलाइज है या नहीं है। तो KOF इंडेक्स जो बनता है उसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, 3 फैक्टर को लेके चलते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। बात करते हैं, और तीनों को हमने वेटेज दे रखी है। कितनी कितनी वेटेज है, 36% वेटेज हमने दे रखी है इकोनॉमिक पैटर्न को, 38% वेटेज है किसको, सोशल को, और 26% वेटेज जो है वो किसको, ग्लोबल को है। तो इनके बेस पर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि आप कितने ग्लोबलाइज है, उसके बेस पर आपकी क्या होती है, रैंकिंग होती है। तो आपको पेपर के लिए जो याद करके जाना है, पहली बात तो ये KOF के अंदर इंडिया का रैंकिंग क्या। तो आज के डेट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो नई रैंकिंग कितनी है, 96 नंबर पे, और इंडिया का जो स्कोर है वो क्या है, 62.48। बात खत्म। और अगर बात करें हम पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो वो कौन है, नीदरलैंड, और उसका जो स्कोर है वो 90.91। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि KOF इंडेक्स के अंदर हम लोग किन किन फैक्टरों को कंसीडर करते हैं। तो टोटल मिला के कितने, 3। पहला जो फैक्टर वो है इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा कौन सा, पॉलिटिकल। अब कितनी कितनी किस फैक्टर की वेटेज है, तो सबसे पहले अगर बात करें सोशल तो उसकी 36% वेटेज है, पॉलिटिकल की 38% है, और इकोनॉमिक की 36% है, सोशल की 38% है, और पॉलिटिकल की 26%। ये वेटेज हमने उनको असाइन की हुई है।
और तीसरा जो हमारे पास में इंडेक्स आता है वो है ये एटी कियरनी और फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स। इसके थ्रू भी हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि हम ग्लोबलाइज है या नहीं है। मतलब अगर आपको ये देखना है कि आपकी कंट्री कितनी ग्लोबलाइज है, उसको नापने के, उसको जांचने के 3 मेथड है। पहला ट्रेड ओपननेस, दूसरा केओएफ और तीसरा जो है वो क्या, एटी कियरनी। इसके अंदर हम लोग जो है वो 4 फैक्टर के बेस पर चेक करते हैं। कितने फैक्टर हो गए? 4। इकोनॉमिक, पर्सनल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल। इनके बेस पर हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि हम ग्लोबलाइज है या नहीं है। इन 4 फैक्टर के अंदर टोटल मिला के 12 जो है वो वेरिएबल है जिनकी ग्रुपिंग हमने की हुई है, ठीक है। तो इकोनॉमिक के अंदर टोटल 3 वेरिएबल है, ट्रेड, पोर्टफोलियो एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन 3 के बेस पर चेक करते हैं। पर्सनल के अंदर 4 हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म, इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस एंड पर्सनल फंड ट्रांसफर। टेक्नोलॉजिकल के अंदर 3 फैक्टर हैं, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर, इंटरनेट होस्ट एंड द सिक्योर्ड इंटरनेट सर्वर। और पॉलिटिकल के अंदर टोटल मिला के 4 हैं, कंट्री मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड द फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूएन पीस कीपिंग मिशन एंड रेटिफिकेशन ऑफ द सिलेक्टेड मिलिट्री ट्रीटी एंड अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट एंड रिसीट। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो 4 पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं, इकोनॉमिक, पर्सनल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। और इसके अंदर टोटल मिला के जो है वो कितने वेरिएबल हैं? 12 वेरिएबल ग्रुप हैं जो इन 4 के अंदर, जिसको हमने 4 बास्केट के अंदर जो है वो डेवलप किया हुआ है। तो इन 3 पैटर्न के ऊपर, ट्रेड ओपननेस, केओएफ और एटी कियरनी, इनके बेस पर हम बताते हैं कि हमारा जो है वो हम ग्लोबलाइज हैं या नहीं है। तो इंडिया का एटी कियरनी के अंदर जो है वो कोई अभी रैंकिंग जो है वो नहीं आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। बट क्यूएफ के अंदर जो रैंकिंग था 2021 का, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, हाँ जी, ये हो गया जी। अगर आपको नापना होगी ग्लोबलाइजेशन, आपकी कंट्री ग्लोबलाइज है या नहीं है, तो उसको कैसे नापते हैं। अब आता है जी आगे सपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर सपोर्ट करते हैं, हालांकि ऊपर पढ़ भी लिया, बाकी देख लो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अगर आप ग्लोबलाइज होगे तो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेचुरल बात है कि अगर आप जो है वो पूरे वर्ल्ड में काम करोगे तो फिर क्या होगा, बल्क में प्रोडक्शन करोगे, बल्क में इकोनॉमीज मिलेंगी, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, तो उससे आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। दूसरा, ट्रेड आपका बढ़ेगा, यस। क्रॉस बॉर्डर कैपिटल का मूवमेंट बढ़ेगा, हाँ जी बढ़ेगा, मतलब इजीली जो एफडीआई एफपीआई आप कर सकते हो। इंप्रूव एफिशिएंसी लोकल फर्म की एफिशिएंसी बढ़ेगी। कस्टमर कंज्यूमर वेलफेयर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ जी बढ़ेगा। तो ये सब जो है वो क्या है, सपोर्ट है ग्लोबलाइजेशन के, क्या है, सपोर्ट है। मतलब ये सब फैक्टर जो है ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब फायदे होंगे। अब है कुछ क्रिटिसिज्म, ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिसिज्म क्या क्या है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो है वो ये है, डेवलप वर्सेस डेवलपिंग कंट्री, अनइक्वल प्लेयर है। जो डेवलप नेशंस हैं वो लगातार अमीर होते जाएंगे और जो डेवलपिंग है वो लगातार गरीब होते रहेंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट जो आपकी इनोवेशन है वो कहाँ होती है, डेवलप में। वो नया नया सामान बना के डेवलपिंग वालों को भेजेंगे, वो उनका बेचारों का इंपोर्ट बढ़ता जाएगा और उनका जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व वो खाली होते जाएंगे। तो अमीर बहुत अमीर हो जाएगा, गरीब बहुत गरीब हो जाएगा। दूसरा, वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इनका जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वाइप आउट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो बाहर वाली जो इंडस्ट्रीज अपनी कंट्री में आएंगी और हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनके साथ में कंपीट करेंगी और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री वैनिश भी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड मास ले ऑफ, जब बाहर के लोग इंडिया में आके काम करना शुरू करेंगे तो वो अपने लोगों को लेके आएंगे, यहां पे व्यापार करेंगे, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर कंपीट नहीं कर पाए तो बंद हो जाएगी, तो यहां के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आएगी, जो आपकी बीओपी की प्रॉब्लम है वो राइज होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाहर के लोग जब यहां पे आके कमाएंगे तो कमा के फॉरेन करेंसी बाहर ले जाएंगे, जिससे हमारा बीओपी एडवर्स हो सकता है। इंक्रीज वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, ये भी बिल्कुल सही बात है, वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डिमिनिशिंग पावर ऑफ नेशन स्टेट, हमारे देश के जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब बाहर के कंपनीज इंडिया में आती हैं तो अपनी गवर्नमेंट को बहुत सारा चंदा देती है। तो जब पॉलिसी बनाने का काम होता है तो फिर वो क्या होता है, वहां पे जब पॉलिसीज बनती हैं तो वो बाहर वाली कंपनियां उसमें इंटरफेयर करती हैं, जिससे गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम होती है। लॉस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, बाहर वाले जब यहां पे आएंगे तो हम अपने कल्चर्स को भूल जाएंगे, हमारी वैल्यूज को भूल जाएंगे। एंड शिफ्ट ऑफ द पावर टू द मल्टीनेशनल, और जो पावर है वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को जो है वो क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जो विदेशी है, देश से जो पावर है, देश का जो कंट्रोल है वो विदेशों के हाथ में चला जाएगा, बेसिकली विदेशी कंपनी उसके पास चला जाएगा। जैसे आजकल बोल रहे हैं ना कि मोदी जी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अडानी अंबानी ही देश को चला रहे हैं, ये वो, तो लोग ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि जब बाहर वाले इंडियन गवर्नमेंट को, मान लो अगर बाहर की कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा दे रही हैं, तो गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उनको उनके हिसाब से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाएंगे तो वो चैरिटी रुक जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी नुकसान है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी जो है वो क्या है, एक ड्रॉबैक भी है। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया अपना ग्लोबलाइजेशन पूरा का पूरा कंप्लीट।
उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है क्या क्या। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एक तो कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, क्यों लेके आए, कब लेके आए, वो हमने पढ़ लिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये हमने पढ़ लिया। ग्लोबलाइजेशन के जो ड्राइवर्स है, अच्छा ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर से पहले हम लोगों ने पढ़ा जब भी हम ग्लोबलाइजेशन को चेक करते हैं तो 4 लेवल चेक करते हैं, वो भी हमने देख लिया। ड्राइवर्स चेक कर लिए, उसके जो रिस्ट्रेंटिंग फैक्टर जो है वो भी हमने देख लिए। फिर ग्लोबलाइजेशन को कैसे हम लोग जो है वो मेजर करते हैं वो भी हमने देख लिया। प्लस हम लोगों ने देखा कि उसके क्या क्या फायदे और उसके क्या क्या नुकसान। ओके हाँ जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइए। और अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके हाँ जी, तो ये सेकंड क्लास अपना कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे कल लेक्चर नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।